Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter Delhi 12th to 15th century. This chapter is of class 7. In this chapter we will learn the century 12th to 15th century. इसके अलावा हम लोग जानेंगे दिल्ली कैसे कैपिटल बना. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी दिल्ली सल्तनत के भी बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से राजाओं ने दिल्ली सल्तनत में राज किया. इसके अलावा जानेंगे कि वोमेन लीडर इन इंडिया, भारत में कौन कौन से वोमेन औरतों ने शासन किया. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी, खिलजी और तुगलक डायनेस्टी में किस तरह से शासन व्यवस्था चलता था. और उसके बाद लास्ट में हम लोग जानेंगे कि शेरशाह कौन था और उसने किस तरह से भारत पे शासन किया, किस तरह से भारत पर राज किया. इन 6-7 पॉइंट्स को लेकर के ये पूरा चैप्टर्स जो है कवर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो 12 सेंचुरीज के पहले दिल्ली नाम का कोई भी जगह नहीं था. जो आज आप दिल्ली सुन रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, इस नाम का कोई भी जगह नहीं था 12 सेंचुरीज के पहले. तो सबसे पहले जो दिल्ली अपना कैपिटल बनाया था वो था तोमरास राजपूत डायनेस्टी. उसका एक राजा था अनंग पाल. उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को 12 सेंचुरी में, मिडिल ऑफ 12 सेंचुरी में दिल्ली को कैपिटल बनाया. उसके बाद दिल्ली हर एक राजाओं का कैपिटल बनता गया. लेकिन 12 सेंचुरी से पहले दिल्ली किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगा. एक नाम था इंद्रप्रस्थ, लेकिन दिल्ली आपको नहीं मिलेगा. तो दिल्ली जो है वो 12 सेंचुरीज के बाद, 12 सेंचुरीज के बाद ही एग्जिस्ट में आया. यहाँ पे बहुत ही अमीर मर्चेंट व्यापारी रहा करते थे और उन लोगों ने बहुत से टेम्पल्स बनाया और कॉइन मिंटेड किया जाता था. यहाँ पे कॉइन को, सिक्के को ढाला जाता था. इस कॉइन को कहा जाता था दिल्ली वाल. ये आपको याद रखना होगा. उसके बाद अब जान लेते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में. हालांकि इस चैप्टर में मोहम्मद गौरी के बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं है, लेकिन स्टार्ट मोहम्मद गौरी से ही होता है क्योंकि जो गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी था, उसका जो संस्थापक था, उसका जो बनाने वाला था, वो मोहम्मद गौरी से ही स्टार्ट हुआ. मोहम्मद गौरी ने ही बनाया गुलाम वंश. कैसे बनाया? तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी भारत में जो आक्रमण किया था वो किया था 1175. उसके बाद दूसरा उन्होंने आया 1178 को भारत पे आक्रमण किया, लेकिन उसकी बुरी तरह से हार हो गई और फिर से उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट वार किया था उन्होंने 1191 को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में. लेकिन फिर से यहाँ पे उसको मात मिली और उसके बाद फिर से तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को मोहम्मद गौरी और फिर से पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ. लेकिन इस युद्ध में, इस वार में उनको जीत मिली. और उसके बाद और एक वार हुआ, चंदावर का वार 1194 को. इस वार में भी मोहम्मद गौरी को जीत मिली. जीतने के बाद जब वह भारत से जा रहे थे तो जीते हुए जो प्रदेश थे उन्होंने दिल्ली को भी जीता और दिल्ली में उन्होंने अपना एक गुलाम, अपना एक खास गुलाम को राजा बना करके बैठा करके गया. और तब से शुरू हुआ गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी. तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश का जो पहला राजा था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक. ये पहला राजा था गुलाम वंश का. संस्थापक कहें या फिर पहला राजा कहें गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था. उसके बाद इल्तुतमिश आया. उसके बाद उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली सल्तनत की रानी बनी और कुछ दिन तक उन्होंने दिल्ली को संभाला. इसके बारे में हम लोग दूसरे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान कौन थी और वो किस तरह से दिल्ली में शासन किया. एक झलक में पहले देख लेते हैं कि द रूलर ऑफ दिल्ली सबसे पहले आया था तोमरास, जिन्होंने दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाया. उस राजा का नाम था अनंगपाल. उसके बाद चौहान आया. उसके बाद शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टीज. सबसे पहला डायनेस्टी था स्लेव डायनेस्टी. उसके बाद
उसके बाद जो डायनेस्टी था वो खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, लोधी, सैयद, ये 5 डायनेस्टी ने दिल्ली पे शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले, गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का और एक नाम है अर्ली तुर्किश रूलर्स। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना उसकी बेटी, और गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद बलबन को मारने के बाद फिर खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, उन्होंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया। इसके अलावा तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुआ, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। फिर खिज्र खां, सैयद डायनेस्टी का जो संस्थापक था, फाउंडर था, उसका नाम था खिज्र खां। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। उसके बाद बहलोल लोधी, अंत में लोधी डायनेस्टी का जो मेन राजा था वो था बहलोल लोधी। उसके बाद लोधी डायनेस्टी खत्म हो गया। उसके बाद मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गया, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी। यहीं पे दिल्ली सल्तनत कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, तारीख। तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, तारीख का मतलब होता है डेट। तो पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम हिस्ट्रीज जो होता था वो तारीख के नाम से जाना जाता था, और ये हिस्ट्रीज जो होते थे वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखा जाता था, या पर्शियन लैंग्वेज ही बोला जाता था। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज में कि कौन सा लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत में चलता था, तो उसका आंसर हो जाएगा पर्शियन। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो तारीख यानी कि जो हिस्ट्री लिखते थे, उन लोगों की जो हिस्ट्री होती थी वो सभी के लिए नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जो ऑथर्स होते थे तारीख के या फिर हिस्ट्री के, वे लोग सिर्फ शहर में रहते थे, गांव के बारे में उन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होता था, वो हमेशा राजा के बारे में उसकी तारीफ करते थे, प्रेज करते थे, और कभी भी उनकी गलत नीतियों के बारे में नहीं लिखते थे, क्योंकि उनको राजा से रिवार्ड चाहिए होता था। दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है, the author advised rulers on the need to preserve an ideal social orders based on birthright or gender distinction. These ideas were not shared by everyone. ये जो आइडियाज होते थे, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन, इस आइडियाज को लोगों तक नहीं शेयर किया जाता था दूसरे लोगों के साथ। तो इस वजह से जो तारीख लिखते थे वो एक्चुअल फैक्ट हम लोग नहीं मान सकते हैं, पूरी तरह से उसको सच नहीं मान सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है, इल्तुतमिश की जो बेटी होती है रजिया सुल्ताना, उन्होंने दिल्ली पर शासन किया कुछ दिनों तक। 1236 से उन्होंने दिल्ली पे शासन किया, क्योंकि उसके एक भी ब्रदर्स अच्छे नहीं थे या राज को संभालने लायक नहीं थे, जिस वजह से इल्तुतमिश ने ये कदम उठाया। और इल्तुतमिश की बेटी ने एक कदम उठाया, रजिया सुल्ताना ने। और रजिया सुल्ताना 1236 में रानी बनी दिल्ली की। उसके बाद 1240 तक उसको हटा दिया गया और बाद में उसको मार दिया गया। रजिया सुल्ताना की जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी, ये आपको याद रखना है, अल्तुनिया। यहाँ पे रजिया सुल्ताना के अलावा कुछ अदर रूलर्स, वुमेन रूलर्स जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले है रजिया सुल्ताना, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। उसके बाद रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1262 से लेकर के 1289 तक काकतिया डायनेस्टी की एक रानी थी, वरंगल की, आंध्र प्रदेश में जो है, उन्होंने शासन किया। और वो जो है, चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिंटेड सी वाज ए मैन। और वह रानी के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में शासन किया, और उसका नाम पड़ा दिद्दा। अब आ जाते हैं हम लोग खिलजी डायनेस्टी में और तुगलक डायनेस्टी में किस तरह से शासन व्यवस्था चलता था। एक वर्ड है यहाँ पे, बंदगान। बंदगान किसको कहा जाता था? तो बंदगान कहने का मतलब होता है जो स्लेब्स होते थे, स्लेब्स, जो नौकर्स होते थे, नौकर जो होते थे, उन लोगों को खरीद लिया जाता था, और खरीदने के बाद उसको काम में लगाया जाता था, मिलिट्री सर्विसेज में लगाया जाता था। उन्हीं लोगों को बंदगान कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज में। ये लोग राजा के बहुत ज्यादा वफादार होते थे, ऐसा कहा जाता है।
इन लोगों को बड़े-बड़े पोस्ट में भी अपॉइंट किया जाता था। दे वेयर अपॉइंटेड एज़ जनरल एंड गवर्नर। जनरल और गवर्नर के रूप में भी इसको अपॉइंट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बंदगान होते थे, इन लोगों का जो बेटा है या बेटी होती थी, वो राजा के प्रति वफादार नहीं होते थे और कभी-कभी उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था। उसके बाद यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है इक्ता और दूसरा है इक़्तिदार और तीसरा है मुक्तीज़ या मुक्ति। जो इक्ता होते थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के टाइम जो ज़मीनें होती थी, वो उन ज़मीनों के ऊपर मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता और जिस जगह में इन लोगों को अपॉइंट किया जाता था, उस जगह को इक्ता कहा जाता था और जिनको अपॉइंट किया जाता था, उनको इक़्तिदार या फिर उसी का और एक नाम था मुक्ति। उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 बातें हैं, ये जो 2 पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। और इनको जो ड्यूटीज़ होती थी, इनके जो काम होते थे, वो क्या-क्या होते थे, इनके बारे में थोड़ा-सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। The duty of the Muktis was to lead military campaign and maintain law and order in their इक्ताज़। वो जो इक्ता होते थे, उसकी जगह जो होती थी, उस जगह में लॉ एंड ऑर्डर और मिलिट्री कैंपेन कराने का काम इन्हीं इक्ताज़ या मुक्तिदार्स की होती थी। और इसके बदले में वो लोग क्या करते थे, उस ज़मीन में जो खेती होती थी, किसान से वो लोग रेवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे और ये टैक्स से ही उनका खर्चा और मिलिट्री का खर्चा और आर्मी का खर्चा चलता था। They paid their soldiers from these revenue। इन रेवेन्यू से सोल्जर्स को पैसे दिए जाते थे और राजा इन इक्ताज और मुक्तिदार्स को क्या करते थे, कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता। जिस तरह से आजकल डीएम या एसडीएम को ट्रांसफर किया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट उन लोगों को ट्रांसफर किया जाता था। उस टाइम भी इन लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था ताकि वो खुद वहां का राजा ना बन बैठे, क्योंकि राजा को हमेशा ये डर सताता था, जिस वजह से इन लोगों को ट्रांसफर किया जाता था, मुक्तीज को या इक़्तिदार को। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इन इक़्तिदार और मुक्तीज को हटा दिया गया और इन लोगों के ऊपर भी टैक्स लागू कर दिया गया। उसके टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 3 तरह के टैक्स दिए जाते थे। सबसे जो पहला टैक्स था, जो खेती में यानी कि खेती से जो उत्पन्न अनाज होते थे, उस पे टैक्स लगता था, उसका नाम था खराज, जो ज़मीन पे लगते थे। जो खराज होते थे वो 50% होते थे, वो पीज़ेंट्स के प्रोडक्शन का। मान लो 100 केजी अगर वो धान उत्पन्न करता तो उसका 50 केजी उसको खराज के रूप में दिया जाता था, खराज के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद दूसरा जो टैक्स लगता था वो कैटल पे, यानी कि अगर जानवर अगर पालते हैं तो उस पे लगता था केस टैक्स। और तीसरा जो लगता था हाउसेस पे, घर अगर आपने बनाया है तो उस पे भी टैक्स लगता था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। और एक पॉइंट है यहाँ पे इब्न बतूता के बारे में दिया गया है कि इब्न बतूता जो थे, वो एक फॉरेन ट्रेवलर थे जो मोरक्को कंट्री से आए थे। और एक चीज आपको याद रखना है कि ये किस के टाइम में, कौन से राजा के टाइम में आए थे, तो उसका नाम था इब्न मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी के था एक राजा। एक चीज आपको याद रखना है, जिजिया किसको कहते हैं, तो जिजिया वाज द टैक्स बाय नॉन मुस्लिम्स हु हैड बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जिम्मीज और प्रोटेक्टेड पीपल बाय द स्टेट। जिजिया जो होते थे वो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था, उनको प्रोटेक्शन के नाम पे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि मंगोल्स जो चंगेज खान के टाइम में, अंडर द चंगेज खान के शासन में, चंगेज खान के अंडर में ईरान में सबसे पहला आक्रमण हुआ था, उसके बाद भारत में स्टार्ट हुआ। इसी के डर से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन व्यवस्था, अपने आर्मी को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और बाद में यही आर्मी चैलेंजिंग बन गया उनको संभालने में। उसके बाद आता सुल्तान इन 15th एंड 16th सेंचुरी। यहाँ पे बोला है कि 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा, उसके बाद मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद एक राजा का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो था
वो अलाउद्दीन खिलजी और बिन तुगलक के तरह ही चलाया उन्होंने भारत में, दिल्ली में। उसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था वो मुगल काल के मिडिल में ही आया था। एक्चुअली में शेरशाह जो सूरी था वो मुगल काल के मिडिल में, यानी कि जब हुमायूं भारत में शासन कर रहा था, तब हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का एक वार होता है 1540 में। उसका नाम था कन्नौज का वार या फिर बिलग्राम का वार। इस वार में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ता है। उसके बाद स्टार्ट होता है शेरशाह सूरी का शासन 1540 से लेकर के 1545 तक, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका जो बेटा होता है वो राजा बनता है, लेकिन फिर से हुमायूं आने के बाद हुमायूं आता है और उसके बेटे को हरा देता है। एक्चुअली में हुमायूं और शेरशाह के बीच में दो वार हुआ था। एक हुआ था 1539 में और एक हुआ था 1540 में। इन दोनों ही वार में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और भारत में राज करना शुरू किया, दिल्ली में राज करना शुरू किया। और उन्होंने अपना शासन अलाउद्दीन खिलजी के जो रूल्स थे, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मूलाज थे, नियम थे, उन नियम के बेसिस पे ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत को संभाला और आगे बढ़ाया। तो ये थी चैप्टर दिल्ली 12 टू 15 सेंचुरी। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। तो मैंने बात कर लिया इसके बारे में कि उसका नाम था अनंगपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो लैंग्वेज जो था वो पर्शियन था। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट, इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। नेक्स्ट है, जो इब्न बतूता जो आया था भारत में, वो किस देश से आया था, तो मोरक्को से आया था। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट और पीजेंट। तो पीजेंट्स को लोग बहुत ही अच्छे से रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि पीजेंट्स अगर अच्छे से नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो उन लोग को रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा। तो पीजेंट से वो लोग 50% रेवेन्यू जनरेट करते थे, जिस वजह से पीजेंट्स को लोग अच्छे से संभाल के रखते थे, यानी कि खुश रखते थे। जो इंटरेस्ट होते थे वो पीजेंट्स के प्रति होते थे। उसके बाद, व्हाट इज द मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल के जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के स्टेट्स होते थे। इंटरनल स्टेट्स वैसे स्टेट्स होते थे जहाँ पे राजा का पूरा नियंत्रण होता था, कैप्चर्ड होता था। लेकिन एक्सटर्नल स्टेट्स ऐसे होते थे जहाँ पे राजा का पूरी तरह से कैप्चर नहीं होते थे। वो कभी कभी उनको कैप्चर करते थे और फिर बाद में वो छूट जाते थे। द एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन द टेरिटरीज दैट आर अनकनक्योर्ड। ऐसे टेरिटरीज जिसको राजा नहीं जीत पाते थे, ऐसे टेरिटरीज को बोलते थे एक्सटर्नल फ्रंटियर। उसके बाद, व्हाट वेर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज। व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ सुल्तान्स। तो सबसे पहला जो था, वो लोग दे कलेक्ट देयर सैलरीज फ्रॉम रेवेन्यू, रेवेन्यू से कलेक्ट करते थे सैलरीज को। उसके बाद, द ऑफिसेस ऑफ मुक्तीज कुड नॉट बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन। जो मुक्तीज जो होते थे, उन लोगों का जो पद होता था, जो पद होते थे, उन लोगों का पद उन्हीं तक खत्म हो जाता था, उनके बेटे तक नहीं होता था। जिस तरह से एक राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन एक मुक्ति का बेटा मुक्ति नहीं बन सकता है, उसका जो पोस्ट होता था वहीं तक खत्म हो जाता था। नेक्स्ट है, इक्ताज वेर अपॉइंटेड फॉर ए शॉर्ट टर्म एट ए प्लेस। इक्ता या मुक्तीज को एक छोटे से समय के लिए उसको अपॉइंट किया जाता था और एक जगह पे नहीं, उस जगह को बदल दिया जाता था, ट्रांसफर्ड किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, डू यू थिंक द ऑथर ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। क्या आपको लगता है कि जो तारीख है उससे एक सामान्य आदमी और महिला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। तो मैंने लिखा है नो, आई डोंट थिंक सो। उसका रीजन मैंने दिया है क्यों। द ऑथर ऑफ तारीख यूज्ड टू लिव इन सिटीज नॉट विलेजेस। जो ऑथर होते थे, तारीख के लिखने वाले होते थे, वो लोग हमेशा शहरों में रहते थे, गाँव में नहीं रहते थे। इसलिए गाँव के बारे में उन लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरा, और वो लोग लिखते थे, राजा के प्रेज में लिखते थे, राजा की हमेशा तारीफ करते थे, उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते थे।
उसकी अच्छी नीतियों के बारे में लिखते थे, बुरी नीतियों के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि राजा से उसको रिवार्ड पाना होता था। नेक्स्ट, दे डिड नॉट राइट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द विलेजेस। गांव की जो दुर्दशा होती थी उन लोग नहीं लिखते थे कभी भी। उसके बाद देखिए रजिया सुल्ताना वाज अ यूनिक हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वोमेन लीडर आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? क्या आपको लगता है कि आजकल वोमेन लीडर्स को एक्सेप्ट किया जाता है? तो मेरे ख्याल से जो है आजकल वोमेन लीडर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। यस, आई थिंक वोमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रैपिडली टुडे बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वलिटी। जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे से कम किया जा रहा है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो द्रौपदी मुर्मू का ले लेते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो भी एक औरत है। उसके बाद नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई वेयर देयर दिल्ली सल्तनत इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को उन लोग क्यों काटते थे? तो पहला जो रीजन था वो उन लोगों को इंक्रीज करना था एग्रीकल्चर लैंड, और दूसरा जो था टू प्रोटेक्ट टेरिटरीज अगेंस्ट द एनिमीज, यानी कि दुश्मनों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों को काटते थे, ताकि पेड़ों के अंडर में दुश्मन छुपे ना हो। उसके बाद डज डिफोरेस्टेशन अकर, क्या आज भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है? तो मेरे ख्याल से तो डिफोरेस्टेशन आज भी हो रहा है, लेकिन उसके रीजंस कुछ और हैं। उसके रीजंस क्या क्या हैं? तो रोड बनाना, रेलवे बनाना और इंडस्ट्रीज बिल्डिंग्स बनाना, इन सारे कारणों की वजह से आज फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो ये था क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।